Hello and welcome to the channel UPSC Lex Central. So we'll continue with the lecture. We will start with fundamental rights from the lecture series. तो अभी तक हमने क्या किया हमने टॉपिक वन कर लिया है और हम टॉपिक टू पे जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स. ऑल्सो दिस लेक्चर्स आर फॉर मेंस 2025 या जिन्होंने एक बेसिक लेवल की तैयारी कर लिया है उन्हीं के लिए है. इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स. सो एंड दिस विल हेल्प यू इन जीएस प्लस लॉ. दोनों ही में हेल्प करेगा और जिस हिसाब से जीएस के अब आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें पूछ रहा है डायरेक्ट जजमेंट्स, केस लॉज. तो अगर आपको लॉ की जानकारी नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दोस क्वेश्चन. ओके. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 12. दीज आर द पीवाईक्यूज जो कि आए हुए हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 12. तो we can observe a common theme in the PYQs and we will do the preparation. We will study PYQ based. Okay. Evaluate the changing dimension of concept of state under Article 12. अब देखो Article 12 is why it's very important because अगर state में कोई चीज इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकता है. और अगर वो वायलेट नहीं कर सकता है तो आपको उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं मिलेगी रिट के थ्रू. आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या स्टेट है क्या स्टेट नहीं है ये हमें क्लियरली पता हो क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट ही रेमेडी मिलती है. ओके. तो इसलिए चेंजिंग डायमेंशंस. अब चेंजिंग डायमेंशंस क्यों है वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो. ठीक है. अभी आगे इसको देखते हैं. फिर जुडिशियल फ्रेमवर्क डेवलप रिगार्डिंग आर्टिकल 12. इज द टेस्ट टू नैरो. क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 में स्टेट के लिए टेस्ट दिया है वो क्या बहुत नैरो है और उसे ब्रॉड करने की जरूरत है. टर्म अदर अथॉरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12 में. ऐसे ही रीड द क्वेश्चन. वाइडनिंग डायमेंशन सी वाइडनिंग डायमेंशन एंड दिस दीज बोथ क्वेश्चंस आर एकदम एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड. बस यहाँ चेंजिंग कर दिया है और वाइडनिंग कर दिया है. तो इन दिस केस पीवाईक्यूज हेल्प. दैट्स व्हाई पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन इज वेरी नेसेसरी. ठीक है. अब हाउ टू डिटरमाइन कि कोई एजेंसी है स्टेट है कि नहीं. ठीक है. तो व्हाट विल डू इन इंट्रोडक्शन वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग कि फंडामेंटल राइट कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके. एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस. देयरफॉर इट्स पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. यहाँ पे ये पूछा है ना वेदर आर्टिकल 12 ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट पर्सन. नहीं. जब तक कोई प्राइवेट पर्सन या एंटिटी कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही है तब तक दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 12. ऑल्सो उसके लिए इनके फंडामेंटल राइट वायलेट करने पे देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. हाँ लीगल रेमेडी ऑब्वियसली होती है कि आपको कोई डिफॉर्मेशन है बाकी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया वो अलग चीज है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर कोई आपको रेमेडी नहीं मिलेगी. ठीक है. अब सी दिस इज टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें बताया गया है कि स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है. स्टेट चार चीजें इंक्लूड करती है. ठीक है. पहला गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दूसरा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. तीसरा ऑल लोकल अथॉरिटीज और चौथा अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ए बी क्या है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो या तो इंडिया के अंदर हो या तो मान लो कोई टेरिटरी इंडिया के बाहर है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है तो भी उसको स्टेट बोलेंगे. ठीक है. अब ये अच्छे से डिफाइंड है कि गवर्नमेंट क्या होती है पार्लियामेंट क्या होता है. स्टेट लेजिस्लेशन क्या होता है ये भी डिफाइंड है. लोकल अथॉरिटीज जैसे आपका पंचायत म्युनिसिपालिटी ये भी कहीं क्लियरली डिफाइंड है. लेकिन ये जो अदर अथॉरिटीज है ना ये एम्बिगुअस है. क्या होगा
कहीं डिफाइंड नहीं है, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि अथॉरिटीज क्या हो। ठीक है। अब इसमें ना एडजुडम जेनरिस इंटरप्रिटेशन किया गया था कि अदर अथॉरिटीज शुड बी इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटेड ऑफ द सेम काइंड विद द वर्ड्स गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन। जो इन दोनों के सिमिलर होंगे ना, उन्हीं को अदर अथॉरिटीज बोलेंगे, ऐसा बोला गया था। ठीक है। ओनली द अदर अथॉरिटीज। ठीक है। जो सॉवरेन या गवर्नमेंटल पावर एक्सरसाइज कर रही होंगे अथॉरिटीज, उन्हीं को अदर अथॉरिटीज बोला जाएगा। ये बोला गया था शुरू में। और ये बोला गया था आपका, ये सेम प्रिंसिपल यूज किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में, कि अदर अथॉरिटीज क्या होंगे, ओनली सच दैट आर एक्सरसाइजिंग एडजुडम जेनेरिसिस दोज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शंस। गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन कर रहे हैं तभी वो अदर अथॉरिटीज में आएंगे, ऐसा बोला गया था। ऑल्सो दीज टर्म्स ना, जो ये लैटिन टर्म्स हैं, ये दीज आर वैल्यू एडिशन। ठीक है। बट अगर याद हो, देन ओनली रिमेंबर, देयर इज नो नीड कि अगर नहीं याद हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल एनहेंस योर आंसर। बट ऐसा हम सोचते हैं ना कि अगर हम ये सब टर्म्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। नहीं, मैंने अभी तक एक भी एग्जाम में अपने दोनों मेंस में मेरे मार्क्स ठीक आए थे, और मैंने दोनों में ऐसे कोई भी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं यूज किए। ठीक है। फिर भी मार्क्स आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आई सपोज, क्योंकि अब जो मैंने किया है और हिट एंड ट्रायल से, दे वैल्यू द कॉन्सेप्ट द मोस्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले आता है। ठीक है। तो इस पे फोकस करेंगे। देन दीज वैल्यू एडिशन केस लॉज आल्सो कम लेटर। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से वहां समझा के आना है। ओके। चलो, एंड दीज टेक्स्ट आर सेम, वो पीछे के बस मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेट मी नो ये टेक्स्ट आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है कि वो वाइट बैकग्राउंड पे। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सेम चीज ही लिखी हुई है, बट आई थॉट कि क्या पता इससे ज्यादा ये बेटर हो, तो लेट मी नो कि ये अगर अच्छा है तो इस पे आगे से आई विल मेक द नोट्स। ओके। चलो, अब जो क्वेश्चन आया हुआ था, चेंजिंग नेचर, वाइडनिंग डायमेंशन, चेंजिंग डायमेंशन, है ना। तो क्या है चेंजिंग नेचर में? अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर शांताबाई केस में हमने क्या देखा था, उसमें बोला था कि अगर सॉवरेन फंक्शन कर रहा है या गवर्नमेंटल फंक्शन कर रहा है तभी वो अदर अथॉरिटीज होगा। ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो अब कैसे कैसे इवॉल्व कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू केस लॉज, वो देखते हैं। द टर्म अदर अथॉरिटीज कैसे उसको ब्रॉडन किया जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल शाह में क्या बोला? नॉट ओनली अथॉरिटीज कैरिंग सॉवरेन फंक्शन, जरूरी नहीं है उन्हीं को हम अदर अथॉरिटीज बोले। अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट किया गया, स्टैट्यूट से क्रिएट किया गया, विच हैज पावर, on which power are conferred to carry out government और quasi government function। अगर कोई भी अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है या स्टैट्यूट से किसी लॉ से बनी है, और अगर वो गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो वो अदर अथॉरिटीज में आएगी। ठीक है। ये बोला गया है मोहनलाल शाह केस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ आर्टिकल 12, इसके बिना यू कैन नॉट राइट और डिस्कस आर्टिकल 12। तो ये दोनों केस में ना कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक है। आप इसको किसी भी केस के थ्रू लिख सकते हो, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजैन, या आर डी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑल्सो सी, ब्रॉडनिंग की बात कर रहे हैं ना हम लोग, चेंजिंग नेचर कैसे ब्रॉड हुआ है। तो अजय हाशिया में क्या बोला था कि सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1830 कैन ऑल्सो बी अदर अथॉरिटीज। तो अब जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज होते हैं, वो भी अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। तो एक तरीके से पहले क्या था, अब देखो कैसे ब्रॉड हो रहा है। पहले हम मान रहे थे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, और जो अदर है तो ये आपका लोकल बॉडीज। ठीक है। फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और हम मानने लगे इसको, है ना,
एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इसमें आर डी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले लीजिए, या अजय आसिया केस ले लो, तो उसमें गाइडलाइंस दिए गए थे कि अगर कुछ ये बेसिक चीजें फुलफिल कर रही है कोई भी एंटिटी, तो वो अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। ठीक है। गाइडलाइंस क्या है? अगर एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कॉरपोरेशन है किसी भी कॉरपोरेशन का, अगर उसको वो गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे एलआईसी है, ठीक है, तो उसको अदर अथॉरिटीज बोलेंगे। या तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है उस एंटिटी को, कि उसका जो पूरा खर्चा है ना, वो गवर्नमेंट ही उठा रही है एक तरीके से, तो उसको भी माना जाएगा। अगर कॉरपोरेशन जो है ना वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है, ठीक है, और जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और उसको कंफर्म और प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको अदर अथॉरिटीज बोला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है बहुत लाइन, इसको जरूर लिखना है इस पॉइंट को। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, अगर बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल है, भले फाइनेंस नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन स्टेट का बहुत ज्यादा से है, तो इट विल इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अदर अथॉरिटीज। ठीक है, स्टेट यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कॉरपोरेशन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। अब पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो केस टू केस डिफाइन, ठीक है। इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन, एक पूरा पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, वो अदर अथॉरिटीज में ही आएगा। ठीक है। अब कुछ चीजें बताई गई हैं कि क्या स्टेट होते हैं क्या नहीं स्टेट होते हैं, ठीक है। तो देखो जी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें बोला गया था बीसीसीआई स्टेट नहीं है। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या बोला गया था? जुडिशरी इज नॉट स्टेट। ठीक है। रूपा ह्यूरा वर्सेस अशोक ह्यूरा में भी यही बोला गया था, जुडिशरी से रिलेटेड। नो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32। ठीक है। अगर जुडिशरी मतलब परफॉर्म कर रही है जुडिशियल फंक्शन, तब तो वो स्टेट नहीं है। लेकिन अगर इट इज परफॉर्मिंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, देन इट इज अ स्टेट। तभी अभी रिसेंट एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिजर्वेशन है वो हम सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगाएंगे, और ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन देंगे हम। ठीक है, इसकी बात की गई है। ऐसे चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी में वो बोला गया था कि एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट। ठीक है। ए टू जेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड वर्सेस एनडीएमसी में बोला गया था कि वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल बॉडी इज नॉट स्टेट एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो होता है या वो ग्लोबल बॉडी, इट्स नॉट अ स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आरडी शेट्टी के बाद अगर हम सेकंड नंबर इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो ये वाला केस है। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि अदर स्टेट में, जैसे उसमें गाइडलाइन दी गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या खालिद मुजैन में, इसमें ये बोला गया था कि अगर फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट का, ये तीनों वर्ड्स लिख करके आने हैं हमें पेपर में। क्या? फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो वो स्टेट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिटिकली एग्जामिन आया था, इसमें देखते हैं कहीं लिखा था क्रिटिकली इवेलुएटिव। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन और इज द टेस्ट टू नैरो। तो वैसे तो आप देखो, टेस्ट इज नॉट वेरी नैरो, क्योंकि टेस्ट क्या है, फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड है कि नहीं, दैट इज द टेस्ट। तो इट्स नॉट वेरी नैरो। स्टिल वी हैव टू गिव सम पॉइंटर्स की टू जस्टिफाई द अदर साइड फॉर 2-3 लाइन्स। तो इसमें ना यू कैन यूज दीज 3 थिंग्स। एक है एमसी मेहता वर्सेस श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड।
ठीक है। इसमें बोला था कि जो प्राइवेट कंपनीज अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी में लाइए फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है। Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh. Also, these cases are recyclable. Unikrishnan is for Article 21, right to education. May you will use it. ठीक है। तो enlarge scope of आर्टिकल 12, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट ये किया था कि टू एनलार्जन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 टू इंक्लूड एसेंशियल पब्लिक फंक्शंस लाइक एजुकेशन। ठीक है। यू कैन कोट दिस ऑल्सो। द नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन recommended that other authorities should include functions which are of a public nature. ठीक है। If there is any function which is of public nature, you should include it in other authorities. Okay, that's it. That is all for this Article 12. And next lecture we will see of Article 13. Oh, thank you.